नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं सत्येंद्र आपका सभी का स्वागत करता हूं सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर हमारा यूपीएसआई एमपीएसआई पर होगा। अगर आप लोग यूपीएसआई एमपीएसआई और विधि के छात्र हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, स्पेशली यूपीएसआई के लिए और एमपीएसआई के लिए। और आज का लेक्चर हमारा मूल विधि पर होगा, आईपीसी लॉ पर होगा, जहां पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अवधारणाएं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इससे पहले 3-4 वीडियो मैंने आईपीसी से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, सीआरपी से रिलेटेड अपलोड किए हैं, तो जरूर देखिएगा। और आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप लोग पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहें। अगर आप इसको सुनेंगे तो वो ध्यान में तो रहेगा, लेकिन एक सीखने का एक लिमिटेड दायरा होता है, उसके बाद चीजें भूलने लगता है इंसान, तो उसको लिखते भी चलिएगा ताकि आपकी चीजें परफेक्ट होते चलिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा विधि लॉ, ठीक है। बेसिक जानकारियां देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग का फोकस रहेगा आईपीसी का संक्षिप्त में इतिहास जानना, ठीक है। पहला टाइटल है आज का विधि यानी लॉ। तो सामान्यतः हमने आपको बताया था कि विधि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। एक साइड है आपका सिविल लॉ, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीवानी या सिविल यानी कि नागरिक कानून, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी साइड होता है आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है, जिसे हम लोग आपराधिक या फौजदारी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लॉ को हमने 2 भागों में बांटा। एक साइड बोला हमने सिविल और दूसरी साइड हमने बोला क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल को हम लोग बोलते हैं फौजदारी, जबकि सिविल को हम लोग बोलते हैं दीवानी या नागरिक। अब एक एक करके समझिएगा कि सिविल लॉ होता क्या है, ठीक है, या दीवानी लॉ क्या होता है, या दीवानी केस होते क्या है, या नागरिक कानून क्या होता है। तो बच्चों, सिविल लॉ का अर्थ ये होता है जब कोई व्यक्ति जब कोई केस होता है ना, तो जब केस होता है, अगर वो किसी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन की मांग करे तो ऐसे केस आपके सिविल केस कहलाते हैं। और इसमें सजा नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बात करूं, 2 लोगों में जमीन को लेकर विवाद हो जाए, ठीक है, और गोद लेना, जो बच्चा जो होता है, शादी के बाद अगर कोई विवाद हो जाए तो बच्चे गोद लेने को लेकर अगर विवाद हो जाए, ठीक है, पैसे से रिलेटेड कोई विवाद होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपका कि आर्थिक कंपनसेशन की बात की जाती है, ठीक है। जमीन विवाद हो गया, जैसे मान लो कॉपीराइट का विवाद, समझते हैं ना आप लोग कॉपीराइट क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे शब्द मिला है कॉपीराइट, कॉपी प्लस राइट, यानी किसी एक कॉपी है और उस पर राइट है, किसी एक व्यक्ति का होगा। जैसे मान लेते हैं कॉपीराइट सामान्यतः साहित्यकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए, एक्टर के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। और मैं एक कलाकार हूँ, मैंने कोई किताब लिखी है, अब उस किताब के पन्नों पे जो कुछ मैंने लिखा है वो मेरे विचार हैं, वो मैंने उसको लिखा, मेरे दिमाग में है और उसको मैंने किताब के रूप में संकलित किया। उस किताब में विचार किसके हैं? मेरे हैं। अगर उन विचारों को कोई चोरी करेगा या कोई चोरी करता है या कोई दूसरा कोई ले ले तो वो उस कॉपीराइट का उल्लंघन है। और जो मैंने किताब लिखी है उसकी अगर किसी ने चोरी कर ली तो मैं चाहूँ तो उससे कंपनसेशन मांग सकता हूँ, आर्थिक क्षतिपूर्ति मांग सकता हूँ कि इतना भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आर्थिक भुगतान से रिलेटेड चीजें होती हैं, पैसों से रिलेटेड जितने होते हैं, वो हम लोग के सिविल केस कहलाते हैं। सामान्यतः इसमें क्षतिपूर्ति मांगी जाती है और जेल नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सिविल लॉ में होता है। और मैं बताता हूँ, सामान्यतः सिविल लॉ 2 व्यक्तियों में होते नजर आएंगे। कितने? 2 व्यक्तियों में, 2 संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में, 2 लोगों में देखने को मिलेंगे। ये दोनों निजी व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई।
कैसे? एक्स मान लेते हैं, जमीन को लेके बोल रहा है, वाई बोल रहा है ये मेरी जमीन है, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी और मैरिज से रिलेटेड जितने होते हैं आपके, ये सारे के सारे सिविल लॉ में आते हैं। ठीक है, गोद लेने का शादी के बाद मैंने आपसे बोला, ठीक है, बच्चा किसका होगा, ठीक है, कौन क्षतिपूर्ति, तो ये सारे के सारे तलाक वाले जो होते हैं ये सारे सिविल लॉ में आएंगे। इसमें जेल नहीं होगी, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति की मांग होती है। ठीक है, अब दूसरी साइड आते हैं हम लोग आपराधिक मामले, जैसे क्रिमिनल और फौजदारी के बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसको मुझे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है कि क्रिमिनल केस क्या होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल केस क्या होंगे, चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, ये सारे होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली ये चीज है, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो समाज, राज्य के विरुद्ध जाके काम करता है। ध्यान रखेंगे, जब कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो समाज, सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके काम करेगा। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर बेसिक ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप किताब पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में, तो वहाँ लिखा रहेगा, आपराधिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ की, वहाँ पे लिखा जो भी केस होगा, तो जब जैसे मान लेते हैं एक्स बंदा है, राम ने चोरी करी या हिंसा करी, तो उसके ऊपर जो केस चलेगा ना, राम बनाम भारत सरकार, राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बनाम भारत संघ सरकार, राम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ये इस आपका क्रिमिनल केस की खासियत होती है कि जो केस होगा, जो जिसने हिंसा करी है, चोरी करी, वो किसके विरुद्ध है, समाज, सोसाइटी, स्टेट के विरुद्ध है। ये क्रिमिनल केस की खासियत है। जबकि आपका जो सिविल केस जो होता है ना, उसमें जो भी केस बनेगा, एक्स बनाम वाई जो होगा ना, वो राम बनाम श्याम, श्याम बनाम राम होगा। दो निजी व्यक्तियों में, दो निजी संस्थाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? सिविल केस में। जबकि आपका उस इधर पे मैंने आपराधिक मामलों में आपको अभी जस्ट बताया है। ठीक है, और यहाँ पर जेल का प्रावधान है। ठीक है, जेल दी जाएगी आपकी क्रिमिनल फौजदारी में। ठीक है, ये इतनी बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, एंड में मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो पीडीएफ फाइल इसकी फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, आईपीसी का संक्षिप्त इतिहास, इंडियन पेनल कोड का संक्षिप्त इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये इतिहास जो मैं बताऊंगा, इसको नोट करते चलिएगा पेन और पेपर के रूप में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम लोग इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, ये कानून 1860 का है। मैं एक एक पॉइंट्स बोलते जाऊंगा। इसका इतिहास हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिक बात करते हैं। ठीक है, नोट करते चलेंगे। देखिएगा, विधि की, कानून की, लॉ की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि प्राचीन भारत में लॉ हुआ नहीं करते थे, लॉ होते थे। ठीक है, किसी न किसी रूप में लॉ होते थे। अगर लॉ की बात करें, प्राचीन काल में आप देखोगे तो आपको मनुस्मृति देखने को मिलेगा। मनु ने मनुस्मृति लिखी, और मनुस्मृति में चोरी, डकैती, लूट, हिंसा सभी की जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत का ये आपका एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें लॉ के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा है, जो आपका लॉ पर ही आधारित था। ठीक है, इतनी बात होती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अगर आपने इतिहास में मौर्य वंश पढ़ा हो, मौर्य वंश में चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। ये इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने विधि विधान के बारे में बहुत विस्तार से बात करी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में विधि विधान, लॉ जो है वो मध्यकाल या आधुनिक में, उसकी जड़ें हम लोग को प्राचीन काल में देखने को मिलती हैं।
ठीक है, जैसे मैंने मनुस्मृति का बताया, और भी है लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। और कुटिल, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। इस अर्थशास्त्र में उन्होंने सप्तांग मॉडल या 7 स्टेज मॉडल, सप्तांग मॉडल बहुत फेमस है कि सप्तांग मॉडल होता क्या है, ये हम लोग बिल्कुल जानेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिएगा, सप्तांग मॉडल पॉलिटिकल साइंस पर आधारित है और इसमें बताया गया है कि दोस्त मित्र कैसे होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होना चाहिए। अभी हमारा टॉपिक अर्थशास्त्र, इतना ध्यान रखिएगा, विधि विधान पर आधारित था। ठीक है, इतनी बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, आप मौर्य वंश में जब अशोक आएगा या मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ज्यूडिशरी न्यायिक अधिकारी होते थे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा कि रज्जुक, जिसे हम लोग राजयुग भी बोलते हैं, राजयुक नामक अधिकारी होते थे मौर्य वंश में, जो दंड अधिकारी या दंडाधिकारी भूमिका के साथ साथ न्यायाधीश की भूमिका अदा करते थे। यानी कि मौर्य वंश में रज्जुक जो होता था एक प्ले करता था ऑफिसर, किसकी, मजिस्ट्रेट के साथ साथ ज्यूडिशरी की भी। यानी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप पूछ सकते हैं कि मौर्य वंश में राजयुग होता क्या था। तो ये बेसिक मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मौर्य वंश की बात कर दी, अब हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग आधुनिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि नोट करते चलेंगे, आईपीसी की बात करें, आपने मूवी देखी होगी तो जज साहब बोलते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा या दफा इतने के तहत, यानी कि धारा को दफा के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सनी देओल को धारा दफा इतने के तहत 302 के तहत ये लगाते हैं, सुना होगा जरूर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कहने का अर्थ ये है कि आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता जो है, जो 1860 का ये कानून जो है, इसको आपने सुना होगा मूवी में ताज इराद ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उर्दू शब्द है, तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता को ताज इराद ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो आईपीसी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान से सुनेंगे। आईपीसी लाने के लिए 1833 की बात करते हैं हम लोग। 1833 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया। इसी चार्टर एक्ट में पहली बार 1834 में बनकर तैयार हुआ भारत का प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। ठीक है, 1834 में किसके तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत। और ये जो प्रथम विधि आयोग बनाया, इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन बनाए गए कौन, थॉमस मैकॉले, जरूर सुने होंगे नाम आप, मैकॉले साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग बनकर तैयार। अब ये विधि आयोग जो बना है, ये अपना काम करना चालू करेगा, यानी कि विधि से संबंधित जितने भी कानून बनाने की कोशिश करेगा। 1844-45 के पास प्रथम विधि आयोग के बाद दूसरा विधि आयोग जो था वो आया, वो बात की बात है। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम विधि आयोग कब का था, 1834 का। ठीक है, अब होता क्या है कि विधि आयोग जो बनाया गया, मैकॉले साहब इसके अध्यक्ष थे, 3 और इसके सदस्य थे, मैं उनका नाम जरूर बता दूंगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब कानून बनाने की प्रक्रिया आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने बनाना शुरू करी और अपने कानून भारत पे इम्पोज करने के, ठीक है, कदम में आगे बढ़ते चले गए। तो होता क्या है, जो आईपीसी है, जो ताज इराद हिंद है, भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड है, वो 1860 में बनकर तैयार हुआ। आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी बनकर तैयार हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 1860 में आईपीसी तैयार है और उसको स्वीकृति देने का कार्य किसने किया 1860 में, उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग। यानी कि जो आपकी आईपीसी 1860 में तैयार हुई, उसको स्वीकृति देने का काम किसने किया, कैनिंग ने किया 1860 में। यानी कि जो 1860 का जो इंडियन पिनल कोड है वो बनकर तैयार हो गया, वो संसद से पास हो गया, यानी कि वो अधिनियम बन गया। कोड तो है ही वो,
संसद से पास हो गया, यानी कि अधिनियमितीकरण हो गया, उसका इनेक्टमेंट हो गया। ध्यान रखिएगा 1860 में ये तत्कालीन लॉर्ड कैनिंग ने इस पर मोहर लगा दी। ध्यान रखिएगा, स्वीकृति दे दी 1860 में, लेकिन 6 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन यह लागू 1862 से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे जो मैंने आपसे बोला। कहाँ से लागू हुआ? 1862 से, ठीक है। अब देखिएगा 1862 से जब लागू होता है तो उस समय ये पूरे भारत पर लागू था, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर राज्य पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर पे ये आपका लागू नहीं था। और जम्मू कश्मीर पे अगर बात करें हम लोग, अभी तक कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर में आरपीसी काम करती थी। आरपीसी, रणवीर पिनल कोड। ध्यान रखेंगे डोगरा वंश के महाराजा थे रणवीर। तो जम्मू कश्मीर में जो अभी तक चलती थी वो आरपीसी चलती थी। ध्यान रखेंगे रणवीर पेनल कोड, ठीक है, 1932 से लेके अभी तक जो चली वो आरपीसी रणवीर पिनल कोड चलती थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और जब आईपीसी जब तैयार हुआ तो उस समय पूरे भारत में 1900 लागू हो चुका था, 1862 में, सॉरी, लेकिन सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के जम्मू कश्मीर, वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन वर्तमान की आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है, लद्दाख और जेके। और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन किया गया। अमित शाह जी के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा कर दी गई 6 अगस्त को 2019 को, अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से। ध्यान रखेंगे तो हुआ क्या, इसके बाद ये 2 केंद्र शासित प्रदेश आए। इनको हम लोगों ने इनको लागू कब किया? 31 अक्टूबर से। जम्मू कश्मीर अधिनियम तो आ गया संसद से, लेकिन इसको इन्फोर्स करना है ना, लागू करना है कि कब से ये केंद्र शासित प्रदेश होंगे? 31 अक्टूबर से। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी ही चलेगी, आरपीसी नहीं चलेगी। रणवीर पिनल कोड अब नहीं चलती, पहले चली 1932 से लेके अब तक, अब नहीं चलती। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, स्पेशल स्टेटस के 370 के बहुत सारे प्रावधान हटाए गए हैं और अब वहां पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आईपीसी लगेगी। ध्यान रखेंगे, इंडियन पेनल कोड लगेगी। ये बेसिक सी जानकारी थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेज चले गए थे क्या? पुर्तगाली चले गए थे क्या? फ्रांसीसी चले गए थे? यानी कि 47 के बाद अगर मैं गोवा की बात करूं, दमनदीप, पांडिचेरी की बात करूं, तो इनके ऊपर आईपीसी जो थी वो 1947 से काम करना नहीं चालू हुई। इनके ऊपर 1963, या मैं ये बोलूं गोवा, दमनदीप, पांडिचेरी जो थे 1962-3 के आसपास आज़ाद हुए, उस समय इनके ऊपर आईपीसी लगना चालू हुई, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। 10 अक्टूबर 1962-63 में यहाँ पर आईपीसी लागू हुई, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक बेसिक सी जानकारी थी जो हमने आपको प्रोवाइड कराई। इतनी हो गई बात। अब देखते हैं हम लोग आईपीसी से रिलेटेड मैं आपकी धाराओं की बात करूंगा, ठीक है। नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। और चाय लेके बैठ लीजिए अगर आपको लेक्चर लेंथ ही लग रहा हो तो, ठीक है। पेन और पेपर तो साथ में होना ही चाहिए आप लोग के साथ। मॉर्निंग का टाइम है, मस्त रहिए, बारिश भी हो रही है बाहर। चलिए देखिए, आईपीसी कितनी धाराएं? 511, ठीक है। भारतीय दंड संहिता ताज इराद हिंद की कितनी धाराएं हैं? 511। कितने अध्याय हैं? 23। लेकिन अगर आपसे बोले गणना की दृष्टि से, कैलकुलेशन की दृष्टि से अगर देखें तो कितने हैं? 26 अध्याय होते हैं। कैसे? जैसे आपने सुना होगा संविधान का अनुच्छेद 21 होता है, फिर 21A भी होता है, ठीक है। उसी तरह जो हमारे जो 23 अध्याय हैं
उन 23 अध्यायों में अगर मैं 5 की बात करूं, 9 की बात करूं और 20 की बात करूं, तो इन तीनों में एक है 5A, 9A, 20A, यानी कि 3 बढ़ गए और 23 हैं, यानी कि 23 + 3 = 26। गणना की दृष्टि से अध्यायों की संख्या कितनी है? 26। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जब आईपीसी लागू होता है तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है। मूलतः आईपीसी में धाराएं जो थी वो 488 थी। कितनी थी? 488 धाराएं थी, ध्यान रखेंगे। 488 मूलतः धाराएं थी। वर्तमान में आपको 511 देखने को मिलेंगी। अध्याय 23 है, लेकिन अध्याय गणना की दृष्टि से 26 हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जो आपका आईपीसी है उसके 2 भाग हैं आपके। ठीक है, पहला धारा 1 से 298 तक देखने को मिलता है और दूसरा भाग 299 से 511 तक होगा, क्योंकि जब हमने बोला कि इसमें कितनी धाराएं हैं, 511 हैं और ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो पहला भाग जो है धारा 1 से लेकर 298 तक है और दूसरा 299 से 511 तक है। ठीक है, नोट करते चलेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैंने जो बोला गणना की दृष्टि से ध्यान रखना, कितने अध्याय? 26। मूलतः कितनी धाराएं? 488। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 511 मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, 511 बता रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका आईपीसी से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका इंडियन पिनल कोड है उसका जो सबसे बड़ा अध्याय जो माना जाता है आपका, वो है आपका 17। सबसे बड़ा चैप्टर जो है आईपीसी का वो है आपका 17, इस जो संबंधित है आपका संपत्ति के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है और ये 378 से 462 तक है। ये जो आपका जो सबसे बड़ा चैप्टर है संपत्ति के विरुद्ध वाला, वो 378 धारा से 462 तक जाता है, यानी काफी लेंथी है अध्याय 17। और सबसे छोटा अध्याय जो है वो आपका है वो अध्याय 23 है। ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा अध्याय जो है आपका 23 है, जिसमें एक ही धारा देखने को मिलेगी। वो कौन सी होगी? 511। और ये अध्याय 23 जो है वो जो है अपराध करने से संबंधित है, अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये थी आपकी जानकारी आपकी आईपीसी से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जो मैंने आपको बताया। तो क्या है कि आईपीसी, ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे बोला कि जम्मू कश्मीर जब आईपीसी बना था तो एक ही स्टेट था जो अपवाद था, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर लागू नहीं हुआ था। वहाँ डोगरा वंश था, तो डोगरा वंश के जो महाराज से रणवीर पिनल कोड ही चलता था अभी तक। अब वहाँ पे नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं आपके 31 अक्टूबर से, वहाँ पे आईपीसी ही लगेगा। इससे पहले आपका आरपीसी लगता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और गोवा का मैंने बताया, दमनदीप पांडिचेरी का बताया, क्योंकि हमें पता है जब हम आज़ाद हुए थे तो अंग्रेज चले गए थे, पुर्तगाली नहीं गए थे। यानी कि 1962 to 63 में 10 अक्टूबर को ये हमारे आईपीसी यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि सबसे बाद में आईपीसी कहाँ लागू हुई, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आईपीसी से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ में जानकारी जो होगी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ध्यान से अगर आपने इस लेक्चर को सुना होगा तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के लिए निकल के आए हैं। अब देखिएगा, आईपीसी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, जो बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि प्राचीन काल पे नहीं गए हम लोग, जो बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कवर करा दी मैंने। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं आईपीसी का चैप्टर 1 जो है, जो 1 से लेकर 5 तक है,
वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करूंगा कि उसको हम लोग पूरा सॉल्व कर सकें। अध्याय 1 जिसमें धारा 1 से 5 तक का बात बताई गई है, वो हम लोग उससे रिलेटेड हमारा चैप्टर होगा। और जल्दी हमारा संविधान पर एक बड़ा वीडियो आएगा। कोशिश रहेगी कि वहाँ पर बहुत सारे पहलुओं को मैं टच कर सकूं। ठीक है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैंने कोशिश करी है कि आपको आईपीसी की जानकारी उपलब्ध करा सकूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। और सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी को आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप भी खुश रहेंगे और मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा। सभी को मोटिवेट की ज़रूरत है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बेहतर लेक्चर बनाने की मैं भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।